नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटेटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट देख चुके हैं। आपका 47 नंबर क्वेश्चन से पीछे का देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में। आज आपका कौन सा भाग है? तो पार्ट 3 है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्तंभों के साथ स्तंभों को मिलाइए और नीचे दिए गए पूर्व की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्तंभों है, स्तंभों है। तो ओपन जनरल लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस किसके साथ होगा? इसलिए है। दूसरा टाइसम किस लिए है? थोक मूल्य सूचकांक किस लिए है? नकदी रिजर्व अनुपात किस लिए है? हम लोग देखते हैं। आपका ओपन जनरल लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस आपका विदेशी व्यापार के लिए है। ठीक, ओपन जनरल लाइसेंस किस लिए? विदेशी व्यापार के लिए। ट्राइसम आपका है रोजगार के लिए। थोक मूल्य सूचकांक आपका मुद्रास्फीति के लिए। और नकदी रिजर्व अनुपात आपका ऋण के लिए। ये इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी ऋण, ट्राइसेम रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है, और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण के लिए। नकदी रिजर्व अनुपात इसलिए तो ऋण नियंत्रण के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। वही जो मिला है वही मिलाया हुआ है। ओपन जनरल लाइसेंस आपका विदेशी व्यापार के लिए, ट्राइसेम आपका रोजगार के लिए, थोक मूल्य सूचकांक आपका मुद्रास्फीति के लिए, नकदी रिजर्व अनुपात आपका ऋण नियंत्रण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? ठीक है, पहले जो होता था कि बजट घाटा होता था तो बजट घाटा को पूरा करने के लिए क्या किया जाता था? तो करेंसी छाप दिया जाता था। बजट घाटा को पूरा करने के लिए उतने ही परिणाम में आपको रिजर्व बैंक से करेंसी जो है नोट आपको छपवा लिया जाता था। इससे आपका और ज्यादा महंगाई बढ़ जाता था। इसी ट्रेजरी बिल को प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। कब से समाप्त किया गया है इस प्रणाली को? तो आपका पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1992, दूसरा आपका 1 अप्रैल 1994, सी आपका 31 मार्च 1996, डी आपका 31 मार्च 1997। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 31 मार्च 1997। आपका क्या आंसर है? भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया आपका, तो समाप्त कर दिया गया है। तो 31 मार्च 1997 को 31 मार्च को कर दिया गया। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एडहॉक ट्रेजरी बिल की भारत में शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। यह रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्गमित होती है तथा सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है।
इनका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता है, क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है और आनुषंगिक रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती है। तो एडहॉक ट्रेजरी बिल का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर आर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई। ठीक है, आपका आर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई। एडहॉक ट्रेजरी बिल कब समाप्त कर दिया गया? तो 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50 में अपनाए गए महलनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? अर्धशतक बोला हमने कि 1950 के आसपास। मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महलनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है आपका मजबूत रक्षा उद्योग उदार बनाना, दूसरा भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे, सी आपका अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, डी आपका कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महलनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य है आपका भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे। भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी क्या थे? संघन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महलनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। मॉडल में सम्मिलित क्षेत्र थे पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित वस्तु उद्योग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र। इस योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। ठीक, इसमें इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना मैंने 1956 से 61 जो पीसी महलनोबिस द्वारा विकसित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, मैंने कि मशीनरी, कलपुर्जे आदि के उद्योग बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें सरकार संसद में पेश की जाती है? कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो पहला ऑप्शन आपका 98, बी आपका 96, सी आपका 104, डी आपका 109। तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि हर वर्ष आपका अनुदान का मांग घटते बढ़ते रहता है। कोई वर्ष आपका फिक्स नहीं है कि हाँ आज इस वर्ष में इतना मांगेंगे, अगला वर्ष में उतना लेंगे। इस वर्ष आपका 2024-25 में आपका अनुदान मांग लगभग 114 प्लस के आसपास का है आपका अनुदान मांगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांगों की मदों की मांग की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार क्या बताया गया है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मैंने कि भारत की संचित निधि पर कंसोलिडेटेड फंड पर जो भारित व्यय है और उससे अतिरिक्त व्यय करना है, तो आपको अतिरिक्त व्यय होने वाले व्यय की मांग को व्यय करना है, तो इसकी मांग को क्या करना होगा? लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना होगा, किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहते हैं। अनुदान की मांग मतलब समझ गए? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार कहा गया है कि संचित निधि पर भारतीय संचित निधि पर भारतीय संचित
निधि पर भारित व्यय। जो भारित व्यय क्या है? आपका राष्ट्रपति का वेतन, आपका हो गया न्यायाधीश का वेतन आदि जो होता है संचित निधि पर भारित होता है। के अतिरिक्त इसको छोड़ करके अगर एक्स्ट्रा खर्चा करना है और खर्चा करना है, कहीं और क्षेत्र के लिए खर्चा करना है, तो उस खर्चे को खर्चा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए आपको अनुदान की मांग करना पड़ेगा। अनुदान की मांग कहाँ करना पड़ेगा? तो आपको संसद में जाके अनुदान की मांग करना पड़ेगा। संसद के पास अनुदान की मांग को रखना पड़ेगा। जब अनुदान की मांग पास हो जाएगा तब आप उस खर्च को कैलकुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1950, बी आपका 1947, सी आपका 1948, बी आपका 1951। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत में योजना आयोग की स्थापना आपका 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, यह सरकार के आदेश पर हुआ है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना किसके आदेश पर हुआ था? तो सरकार के आदेश पर हुआ था। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक विधिक आयोग है। न संवैधानिक संस्था है, न विधिक संस्था है। ये आपका सरकार के आदेश से गठित किया गया एक संस्था है। ठीक, उसी प्रकार का आपका नीति आयोग भी उसी प्रकार का है, सरकार के आदेश से बनाया गया है। इसे जब चाहे सरकार समाप्त कर सकता है, जब चाहे इसको बना सकता है। ठीक है, और देखते हैं प्रश्न आपका। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय थी। संविधान के इतर में संवैधानिक नहीं थी, परामर्शदात्री निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। याद रखना, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री होते थे। अब नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक, तो 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी आपका 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। तो याद रखना है कि योजना आयोग की समाप्ति कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 से हुआ था और 1 जनवरी 2015 से ही नीति आयोग गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अभी इसका उपाध्यक्ष चेंज हो गया है, बताते कुछ देर में आपका उपाध्यक्ष। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती राजीव कुमार का स्थान लिया है। छोड़िए, नीति का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो सुमन बेरी ही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये आपका सही है। इसके उपाध्यक्ष अभी कौन है? तो सुमन बेरी ही है। ठीक, इसके पूर्ववर्ती राजीव कुमार थे। अभी नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। और अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा कौन नहीं है, ये बताना है आपको। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो है नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन के सचिव, सी आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष, योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपका क्या है?
अब प्रासंगिक हो गया है। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रस्थापित किया गया है। तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे। ठीक है, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था, एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग के रिपोर्टों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल है। जबकि वर्तमान में आपका नीति आयोग के पास क्या है, स्वयं की अपनी गवर्निंग काउंसिल है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना संभव नहीं है, इसलिए ये आपका सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है, में नीति का पूरा रूप क्या है? नीति का पूरा रूप आपका डायग्राम से बताते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आपका क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है? नीति का पूरा रूप है। नीति का पूरा रूप क्या है? NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय योजना आयोग के प्रदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? तो आपका यहाँ प्रधानमंत्री होगा। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है? प्रदेन मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रदेन का मतलब हुआ आपका, आप मान लीजिए आप कोई अथी है, दूसरा डिजिग्नेशन है, और आप किसी और सभा में जाते हैं तो वहां आपका डिजिग्नेशन चेंज हो जाता है। जैसे आपका मान लीजिए उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को हम लोग उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। यदि वह राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कहलाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाता है। अगर बाहर आ जाए तो आपका क्या कहलाएगा? तो राष्ट्रपति ही कहलाएगा। उसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री है, अगर योजना आयोग में बैठता है तो उसका अध्यक्ष होगा, अगर वो बाहर निकलता है तो फिर प्रधानमंत्री कहलाता है। इसीलिए इसे एक्स ऑफिशियो कहा जाता है। एक्स ऑफिशियो मतलब आपका वह पद नहीं रहता है बाहर में जिस पद का आप कार्य कर रहे हैं, जब तक उस ऑफिस में बैठे रहिएगा तभी तक आपका वह पद रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? नीति आयोग आपका अस्तित्व में आया था 1 जून 2015 को, नहीं 1 जनवरी 2015 को, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, योजना बनाने में गांव की सहायता करना। और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 1952 से हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य आपका है क्या? शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये आपका राजनीतिक प्रशिक्षण और योजना बनाने में गांव की सहायता करना। ये आपका उसमें आपका टारगेट नहीं था इसका। ठीक है, ये आपका गलत होगा, आपका ए और बी आपका सही होगा। क्या होगा? ए और बी आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर
2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया। समुदाय विकास कार्यक्रम आपका प्रयोगी स्तर पर आपका 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। ठीक है, देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से समुदाय विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। ये उसका उद्देश्य था। उद्देश्य क्या है ग्रामीण विकास का? देश में कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था। इसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध तरीके के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? पहला है आपका एकीकृत ग्रामीण विकास, बी है आपका ग्रामीण साक्षरता विकास, सी आपका ग्रामीण रेलवे, डी आपका ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक, ये आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका क्या शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास, आपका एकीकृत ग्रामीण विकास ये आपका शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था आपका छठी पंचवर्षीय योजना के समय में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। छठी योजना का काल वर्ष 1980 से 85 तक रहा था। छठी योजना का काल आपका 1980 से 85 तक रहा था तथा एकीकृत का ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को आरंभ किया गया था। छठी योजना का कार्यकाल 1980 से 85 तक रहा था तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपका 2 अक्टूबर 1980 को आरंभ हुआ था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीब की रेखा से ऊपर उठ सके। अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है। इसको आपको याद नहीं रखना है, बहुत पुराना हो गया है, इसलिए आपका 1980 का है, इसलिए नहीं याद रखिएगा, चलेगा। ठीक है, हटा दिया इसको, पूछा गया, रिसेंट पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए, इसमें पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम आपका सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय, तो यहाँ आपका ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अंत्योदय योजना आपका राजस्थान में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1977 में राजस्थान राज्य से प्रारंभ किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किस सरकार के समय में? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी के द्वारा, बी आपका राष्ट्रीय फल सरकार के द्वारा, सी आपका जनता सरकार के द्वारा, डी आपका राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा, जो कि 1978 से 80 में तक बना था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, तो हम देखते हैं। गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमी इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। ये जनता पार्टी सरकार 1978 से 80 द्वारा लागू किया गया था। जनता पार्टी सरकार 1978 से 80 के बीच में लागू किया गया था। ठीक है, चल योजना के बारे में चल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोलिंग प्लान ही है चल योजना, मतलब क्या है? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है ऑप्शन, चालू वर्ष में पहला है आपका चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। बी है दूसरा आपका, एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीन है आपका, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। चौथा आपका 10, 15 और 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताना है कि कौन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका 1 और 2, ये है आपका 1 और 2। बी है आपका 1 और 3, सी आपका 2 और 3, डी आपका 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? तो यहाँ आपका सभी सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चालू वर्ष के लिए योजना जिसमें बजट शामिल निर्धारित होती है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। चौथा पर 10, 15 तथा 20 वर्षों के लिए यह सापेक्ष योजना है। ठीक है, ये आपका चारों आपका सही है। चल योजना या रोलिंग प्लान एक दीर्घकालीन योजना है। चल योजना या रोलिंग प्लान एक क्या है? आपका दीर्घकालीन योजना है। आपका दीर्घकालीन योजना है। चल योजना या रोलिंग प्लान एक दीर्घकालीन योजना है। इसमें चल योजना या रोलिंग प्लान क्या है? दीर्घकालीन योजना होती है। इसमें मध्यकालीन 3 से 5 वर्ष हेतु तथा दीर्घकालीन आपका 10 से 20 वर्षों के ये बनाई जाती है। रोलिंग प्लान के तहत योजना में आवश्यक संशोधन किया जाता है। इस प्रकार यह एक लचीली योजना है जो स्वयं को परिस्थिति के अनुरूप समायोजित करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, रोलिंग योजना आपका क्या हो गया? रोलिंग योजना आपका या रोलिंग प्लान या चल योजना एक दीर्घकालीन योजना होती है। ठीक है, दीर्घकाल के लिए लागू होती है। इसमें 3 योजनाएं होती है। इसकी 3 योजनाएं हैं आपका। पहला आपका अल्पकालीन, दूसरा आपका मध्यकालीन, तीसरा आपका दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन हो गया 1 वर्ष हेतु, और मध्यकालीन हो गया 3 से 5 वर्ष हेतु, दीर्घकालीन हो गया 10 से 20 वर्ष हेतु। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चल योजना या रोलिंग प्लान एक दीर्घकालीन योजना होती है। इसमें 3 योजनाएं अल्पकालीन 1 वर्ष हेतु, मध्यकालीन 3 से 5 वर्ष हेतु तथा दीर्घकालीन 10 से 20 वर्ष हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं। रोलिंग प्लान के तहत योजना में अवश्य संशोधन किया जाता है। इस प्रकार यह एक लचीली योजना है जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक, पूर्णविराम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका स्क्रीन पर आ रहा है, इंतजार कीजिए। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, ये बताना है। भारत में आपकी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो पहला आपका 1962 से 65, 1966 से 69, सी आपका 1969 से 72, डी आपका 1972 से 75। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपका 1966 से 69 आपका भारत में योजना अवकाश था। क्या था? तो योजना अवकाश। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से आरंभ हुई। इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1969 तक 29 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः वर्ष 1966 से 69 को ही भारतीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश कहते हैं, प्लान पीरियड कहते हैं। ठीक है, कब से कब तक था? तो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक और कुल 3 वर्ष था। ये आपका योजना अवकाश कहलाता है योजना के इतिहास में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहला है आपका निर्धनता का उन्मूलन, बी आपका समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सी आपका सामाजिक न्याय के साथ विकास, डी आपका अल्पसंख्यकों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो समाविष्ट आर्थिक विकास, ये आपका राइट आंसर होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपका हो गया समाविष्ट आर्थिक विकास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्न देखते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से आरंभ हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2007 से और 31 मार्च 2012 तक चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक का था। का व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का व्यापक उद्देश्य क्या था? तो आपका समावेशी समृद्धि की प्राप्ति है। 19 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की 54वीं बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 9 दिसंबर 2006 को एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में इसके दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्तंभ को के साथ स्तंभ खो को मिलाइए, मिलान करना है यहाँ फिर से। पहला 1955 भारतीय निर्यात आयात बैंक, 1964 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, 1982 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक, 1987 औद्योगिक और वित्तीय निर्माण बैंक। तो बताना है आपका कौन सा सम्मिलित है, लेकिन बैंकों की स्थापना कब हुआ था?
1955 में कौन क्या की स्थापना हुआ था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान करते हैं। 1955 में आपका हुआ था भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना हुआ था। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना आपका 1955 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है आपका 1964 में क्या हुआ था? 64 में आपका हो जाएगा दूसरा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था। और फिर आपका 1982 में क्या हुआ था? 1982 में हो गया था आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना। 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुआ था। 1987 में आपका औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1987 में हुआ था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना आपका 1987 में हुआ था। ठीक, और देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। ठीक है, आपका एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। अधिनियम था आपका भारतीय आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के तहत आपका 1982 में एग्जिम बैंक यानी कि निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मतलब है आईडीबीआई का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था। यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आई। 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आई। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक आईसीआईसीआई, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक की स्थापना आपका 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योगों को मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक बीआईएफआर की स्थापना 1987 में की गई थी। याद रखना आपको, डाटा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? पहला आपका आईसीआईसीआई बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी आपका एचडीएफसी बैंक, डी आपका कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ आपका भारत सबसे बड़ा बैंक कौन है? वाणिज्यिक बैंक। तो आपका हो जाएगा निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक कमर्शियल बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई। अभी तक एसबीआई ही है। ठीक है, एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के आधार पर विश्व के 100 बैंकों में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55वें स्थान पर है। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1955 में हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के रूप में, जो इस सूची में भारत का अकेला बैंक है। अप्रैल 2021 तथा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की रैंकिंग क्रमशः 57वां और 53वां है। 2020 के अनुसार क्या था? तो आपका 55वां था, और आपका 21-22 के अनुसार 53वां और 57वां और 53वां है। वर्तमान देखते हैं। जीएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का स्थान कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है?
12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका विकास कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए आपका कितना विकास दर रखा गया था? तो यहाँ का आंसर हो जाएगा 4% का, कितना है 4% का। बड़ी पंचवर्षीय योजना आपका 2012 से शुरू हुआ था और 2017 तक चला था। देखते प्रश्न। अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के दस्तावेज के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की थी। इनमें 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय किया गया है। अन्य बातों के अतिरिक्त 12वीं योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत दर 4% तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। पहला है आपका औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा है आपका कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तीन है आपका ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, चौथा आपका शहरी श्रमिकों के लिए या शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो बताना है उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है? यहाँ आपका केवल 4 होगा, ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आपका केवल शहरी गैर श्रम कर्मचारी, शहरी गैर श्रम तो शहरी गैर शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, जारी किया जाता है। इस पर हम देखते हैं। तो इस प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्या है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। रखना है केवल आपका शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा संकलित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। भारत के वित्तीय क्षेत्र में के सुधारों में क्या शामिल है? भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन आपका CRR और SLR को कम करना। बी आपका बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों पर प्रवेश। सी आपका ब्याज दर का अविनियमन। डी आपका उपयुक्त सभी। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार में शामिल है आपका, तो ऑप्शन आपका क्या है? डी ऑप्शन राइट आंसर है, माने कि आपका सही होगा, सभी से होगा। CRR और कैश रिजर्व रेशियो होता है इसका, कैश रिजर्व रेशियो SLR सॉलिड लिक्विड रेशियो को कम करना। CRR और SLR को कम करना। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश। सी आपका ब्याज दर का विनियमन अविनियमन। एक्सप्रेशन देखते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार उपयुक्त तीनों शामिल है। समग्र आर्थिक विकास। समग्र आर्थिक सुधारों में अनेक क्षेत्रों को समाहित किया गया है। ये क्षेत्र है औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रथा को हटाना, विदेशी व्यापार विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना एवं मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्तियों द्वारा विनियमन दर का निर्धारण करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश, निजीकरण, उत्पाद शुल्क में कमी, आयात और निगम कर में कटौती, सेवा कर कम करना, शहरी सुधार करना, गैर विकास मूलक व्यय कर में कमी, सरकारी स्टाफ कम करना, पेंशन संबंधी सुधार करना, मूल्य संवर्धित कर शुरू करना, रियायतों में कमी करना, FRBM एक्ट 2003 का परिपालन आदि। इतने सारे आपका क्या है, तो आपका सुधार वित्तीय क्षेत्र के लिए सुधार के लिए इतने सारे कदम उठाना बाकी है, उठाना है। तो वित्तीय क्षेत्र में भारत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में उपयुक्त तीनों शामिल है। ठीक है, समग्र आर्थिक सुधारों में अनेक क्षेत्रों को समाहित किया गया। अनेक क्षेत्र समाहित है। ये क्षेत्र है, पहला आपका क्या है, पहला है औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रथा को हटाना, दूसरा आपका विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, तीसरा है आपका आयात शुल्क में कमी लाना, चौथा है आपका आयात शुल्क में कमी लाना एवं मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, चौथा आपका बाजार की शक्तियों द्वारा विनियमन दर निर्धारण करना, पांचवा आपका वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना, छठा आपका पूंजी बाजार का उदारीकरण करना, सातवां आपका सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश करना, और आठवां है आपका निजीकरण, नौवां उत्पाद शुल्क में कमी, निजीकरण उत्पाद शुल्क में कमी, आय और निगम कर में कटौती करना, दसवां आपका सेवा कर शुरू करना, 11 आपका शहरी सुधार करना, 12 आपका क्या है शहरी विकास मूलक व्यय में कमी करना, आपका हो गया सरकारी स्टाफ को कम करना। इसमें आपका गैर विकास मूलक व्यय में कमी करना मतलब कि सरकारी स्टाफ को कम करना, नौकरी कम देना। ठीक है, 13 आपका पेंशन संबंधी सुधार करना, 14 आपका मूल्य संवर्धित कर शुरू करना, 15 आपका रियायतों में कमी करना, 16 आपका FRBM एक्ट 2003 का परिपालन करना आदि। ये आपका वित्त में सुधार के लिए बनाया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन नहीं है? पहला ऑप्शन आपका अशोक कुमार लाहिड़ी, दूसरा सुदीप्तो मंडल, तीसरा आपका रमेश चंद्र, चौथा अजय नारायण झा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुदीप्तो मंडल। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं, सदस्य नहीं थे। 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? तो सुदीप्तो मंडल, सुदीप्तो मंडल। ठीक है, हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 17 नवंबर 2017, 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे: अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह और प्रोफेसर रमेश चंद्र। आयोग गठन के प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिदास भी इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्तिदास की जगह पर अजय नारायण झा को सदस्य बनाया गया, जो 1 मार्च 2019 से प्रभावी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका स्टॉक सीजन पर क्या प्रभाव होगा? यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, लिक्विडिटी कम की जाती है, तो इसका स्टॉक सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका इसका स्टॉक सीजन पर में वृद्धि होगी। रिजर्व बैंक अपना कोष को कम करेगा, लेकिन नगद कोष को कम करेगा तो क्या होगा? स्टॉक सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा, इससे आपका क्या होगा? स्टॉक सीजन में वृद्धि होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक आपका कोष को कम कर रहा है तो आपका स्टॉक सीजन में वृद्धि हो जाएगा। बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, उसे बैंक अपना ऋण देना स्टार्ट कर देगा। क्या एक्सप्लेनेशन? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, और नहीं करना है मुझको, ऐसा देना है दीजिए, तो छोड़ दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात सीआरआर में कमी करने पर वाणिज्य बैंकों द्वारा स्टॉक सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है तब विलोमस सह की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात सीआरआर में कमी करने पर वाणिज्य बैंकों द्वारा स्टॉक सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक नगद कोष का अनुपात में वृद्धि करेगा तो आपको वाणिज्य बैंकों द्वारा स्टॉक सृजन की मात्रा में कमी आ जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय रिजर्व बैंक निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन आपका 1956 में। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई। ठीक, पढ़ते एक्सप्लेनेशन कहते हैं। 19 जून 1956 को भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा हुई थी। 19 जून 1956 को भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा हुई थी। ये आपका सही है। ये आपका 1956 में कब हुआ था एलआईसी की स्थापना? तो 19 जून 1956 को हुआ था। 19 जून 1956 को भारतीय संसद में पारित भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, आपका 19 जून 1956 को भारतीय संसद से पारित हुआ था भारतीय जीवन बीमा निगम, और इसकी स्थापना आपका 1 सितंबर 1956 को हुआ था। एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा हुई थी। एलआईसी की स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को एलआईसी एक्ट आपका 1956 के माध्यम से, जो कि आपका 19 जून 1956 को संसद से पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं।
विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? ये ऑप्शन आपका गरम मुद्रा, बी आपका स्वर्ण मुद्रा, सी आपका सुलभ मुद्रा, डी आपका दुर्लभ मुद्रा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, मतलब तुरंत आपका यहाँ से भाग जाएगा कहीं और के पास चल जाएगा, यहाँ है तो किसी और के पास चल गया, किसी और देश में चला गया, तो वह मुद्रा क्या कहलाएगा? गरम मुद्रा कहलाएगा, हॉट करेंसी कहलाएगा। गरम मुद्रा को क्या कहते हैं? तो हॉट करेंसी, हॉट करेंसी कहलाएगा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? तो हॉट करेंसी कहलाती है। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा हॉट मनी कहलाती है। ठीक है, हॉट मनी कहलाती है। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु, उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर एन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? आर एन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? बीमार उद्योगों से, बीमा क्षेत्र से, कर सुधारों से, डी आपका बैंकिंग क्षेत्र से। तो आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध आपका बीमा क्षेत्र से है। कहां से है? बीमा क्षेत्र से है। आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध आपका कहां से है? तो बीमा क्षेत्र से है। आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है, मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी 1994 की प्रमुख मल्होत्रा समिति रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 7 जनवरी 1994 को। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश के अनुसार IRDA अधिनियम 1999 पारित किया गया था। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इसी से अप्रैल 2000 में IRDA के एक संवैधानिक निकाय के रूप में सामने आया। मल्होत्रा समिति की सिफारिश के बाद आपका अप्रैल 2000 में IRDA एक सांविधिक निकाय के रूप में सामने आया। यहाँ IRDA का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना। IRDA का लक्ष्य है बीमा धारकों की हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योगों का क्रमबद्ध विनियमन करना, उद्योगों का विनियमन करना, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों का पर कार्य करना। ये आपका उद्देश्य है। IRDA का लक्ष्य है आपका बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना। बीमा धारकों के हितों की क्या करना है? तो रक्षा करना है। बीमा उद्योगों का क्रमबद्ध विनियमन करना है, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। और नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, सरकारी आयोग, आपका सरकारी आयोग है, राज्यों में होता है। तो सरकारी आयोग आपका, इसका हम एक्सप्लेनेशन ही देख लेते डायरेक्ट, छोड़िए। 2022 में आया हुआ है 67 UPSC में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सरकारी आयोग और संबंध किस क्षेत्र से, इसके बारे में बताया गया है हमें। आयोग और संबंध किस क्षेत्र के लिए गठन किया गया है उसके साथ आपको मिलान करना है। तो यहाँ पहला है आपका सरकारी आयोग। सरकारी आयोग आपका किसके साथ है? तो केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग आपका केंद्र राज्य संबंध से श्रीरंगराजन समिति, गरीबी माफ की
प्रणाली से। सी रंगराजन समिति आपकी गरीबी माप की प्रणाली की समीक्षा हेतु, ठीक है। पारेख समिति आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, नरसिम्हन समिति आपका बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। आपका सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, सरकारी आयोग आपका केंद्र राज्य संबंध। सी रंगराजन समिति आपका गरीबी माप की प्रणाली की समीक्षा करने हेतु। पारेख समिति आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नरसिम्हन समिति आपका हो गया बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला आपका बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है, ठीक है। रेपो दर, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो कुछ में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ आपका बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ आपका दोनों कथन आपका गलत है, ये दोनों आपका कथन क्या है? गलत है, ठीक है। क्या होगा आंसर? बैंक दर आपका उल्टा कर देना, बैंक दर वह दर है, यहाँ बैंक दर आ जाएगा आपका। बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। रेपो दर है आपका वह दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। देखते हैं एक्सप्रेशन। आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण लिया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक से वाणिज्यिक बैंक जो है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट क्या है? रेपो रेट व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। रेपो रेट आपका व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है। रेपो रेट आपका अल्पकालीन ऋण और बैंक दर आपका दीर्घकालीन ऋण, ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण देख लेते हैं आपका क्या है। आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है, ठीक है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है, ठीक है। दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए आपको बैंक दर कहा जाएगा। वहीं बैंक दर आपका आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं रेपो रेट आपका क्या है? तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹1 नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ए ऑप्शन आपका वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी आपका गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, सी आपका वित्त मंत्री, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ₹1 के नोट पर आपका किसका हस्ताक्षर होगा? तो आपका वित्त मंत्रालय के सचिव का, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। इस पर आरबीआई का हस्ताक्षर नहीं होता है। ₹1 मूल्य वर्ग के नोट को छोड़ करके जितना भी नोट है उस पर आपका आरबीआई का हस्ताक्षर होता है, गवर्नर का। आपका ₹1 नोट को आपका क्या माना जाता है? तो कॉइन माना जाता है।
कॉइन के रूप में इसको माना जाता है, इसको करेंसी नहीं माना जाता है। इसीलिए आपका 1 रुपए का नोट पर वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है। आपका जो कॉइन ढालता है वो भारत सरकार ढालता है, वित्त मंत्रालय ढालता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट एवं सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। ठीक है, 1 रुपए के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन योजनाओं का लागू करने का सही कालक्रम बताएं। ESA, टाइसन, JRY और RLEGP कब लागू किया गया, इसका क्रम बताना है आपको। चलिए ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको देखते हैं। PM कुसुम योजना क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो इम्पोर्टेंट है। PM कुसुम योजना क्या है, PM कुसुम योजना क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, बी है आपका ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, सी आपका भारत में फूलों की खेती का संवर्धन करना, डी आपका किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। आइए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो PM कुसुम योजना का उद्देश्य आपका है डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर से जोड़ना। देखते हैं, वर्ष 2019 में प्रारंभ हुआ था PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। PM कुसुम सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को समाप्त करना है, इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है, तो आपका निम्नलिखित में से कौन से भारत निर्माण कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम का अंश नहीं है। पहला आपका कृषि आधारित उद्योग, बी आपका ग्रामीण विद्युतीकरण, सी आपका ग्रामीण आवास, डी आपका ग्रामीण टेलीफोनी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि आधारित उद्योग। भारत निर्माण कार्यक्रम का अंश नहीं है आपका कृषि आधारित उद्योग। ये आपका मेक इन इंडिया बोल रहा है, भारत निर्माण कार्यक्रम का नाम क्या है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में चलाया था। भारत निर्माण कार्यक्रम मेक इन इंडिया केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को नहीं, तो नहीं होगा, यही होगा। भारत सरकार बाल निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना है। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं आवासों का निर्माण शामिल थे। इसे ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम में शामिल कार्यों की प्रमुख मदें हैं, सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा ग्रामीण जीर्णोद्धार की योजना आदि। सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो उतना प्रासंगिक नहीं है, नहीं पड़ेगा, चलेगा बाद में इसका। नेक्स्ट है आपका भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, तो दूरसंचार क्षेत्र, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह क्षेत्र। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ भारतमाला से आपका सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और सागरमाला से आपका बंदरगाह क्षेत्र। भारत
भारतमाला परियोजना से आपका सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, ठीक है। और आपका सागरमाला बोला जाए, सागरमाला तो आपका हो जाएगा बंदरगाह क्षेत्र से। एक्सप्रेशन देखते हैं। भारतमाला परियोजना भारत की सड़क आधारभूत संरचना से संबंधित है। यह लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण उन्नयन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की थी। इसकी अनुमानित अवधि 5 वर्ष से 2017 से 2018 और फिर 2017 से 18, फिर 2021 से 22, फिर सेकेंड स्टार्ट होगा, फिर थर्ड स्टार्ट होगा। फर्स्ट पेज इतना तक था, अभी सेकेंड चल रहा है, फिर थर्ड चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डालते हैं, लेटेस्ट देखते हैं। योजना आयोग ने आपका हो जाएगा गरीब रेखा से नीचे बीपीएल का कितना प्रतिशत प्रकलित किया था। तो आपका सुरेश तेंदुलकर समिति जो अभी आपका लेटेस्ट है वह 2004-05 में 54.4% गरीबी है तथा वर्ष 2011-12 में 33.3%। 2011-12 के अनुसार आपका 33.3% है आपका क्या है बीपीएल परिवार है बिहार राज्य में। योजना आयोग बिहार राज्य में आपका बीपीएल कितना है बीपीएल परिवार, तो 33.7%। ये आपको वर्तमान मतलब याद रखना है। ये सब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका ये बात तो सही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करती है। पहला आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बी आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सी आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। डी आपका बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% से अधिक निर्धन लोग देश के इन 4 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में निवास करते हैं। यह भी वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ठीक, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय योजना आयोग के अनुसार आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है। पहला ऑप्शन है नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 42 रुपए प्रतिदिन। दूसरा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपए प्रतिदिन। तीसरा नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपए प्रतिदिन। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपए प्रतिदिन। तो यह कब गलत है, चौथा ऑप्शन पर गलत हो जाएगा। गलत है तो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय योजना आयोग के अनुसार आपका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपए प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपए प्रतिदिन जो कमाता है वो आपका गरीब नहीं है। इससे ऊपर आपका गरीबी रेखा है 32 रुपए और 26 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल का अति है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। 26 रुपए से जो नीचे है उसको आपका 26 रुपया आपका ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के लिए 32 रुपया है बिलो पॉवर्टी लाइन। ये देखते हैं एक्सप्रेशन। योजना आयोग ने एनएसएसओ के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2011-12 के संबंध में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं को अद्यतन बनाया है और 22 जुलाई 2013 को वर्ष 2011-12 के संबंध में गरीबी अनुमान जारी किए थे। उनके अनुसार वर्ष 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 800 रुपए प्रति माह यानी कि 26 रुपये 32 पैसे 26.32 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति माह यानी 32.25 रुपये प्रतिदिन उपभोक्ता व्यय अनुमानित है। ये अभी वर्तमान में भी ये है, यही है। ठीक है,
816 रुपये आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और आपका शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये है। जो आपका पॉइंट मिनट पर डे के हिसाब से निकालेंगे तो 32,26.32 रुपये आपका आपका हो गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, 32.25 रुपये आपका शहरी क्षेत्रों के लिए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? भारत जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? पहला ऑप्शन आपका कपड़ा से, लोहा से, बी आपका चाय से, सी आपका कपड़ा से, डी आपका रबर से। यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अनुसार से आपका कपड़ा होगा राइट आंसर। ठीक है, भारत जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा आपका कपड़ा से कमाता है, ये ऑप्शन के अनुसार हो गया। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े 2014 से 15 के अनुसार भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति उक्त विकल्पों में कपड़े के निर्यात से होती है। वर्ष 2014-15 में रेडीमेड कपड़े के निर्यात से 16,836 मिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई थी। इसी वर्ष चाय के निर्यात से 682 मिलियन डॉलर तथा लोहे के आयात से निर्यात 525 मिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई थी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जक निर्यात मध्य विनिर्मित वस्तुएं विनिर्मित वस्तुएं जिसमें मैं आपको 15,37,154 करोड़ रुपए रही। वहीं विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जक मध्य क्रमशः मशीनरी है, परिवहन व धातु निर्माण है। आपका बदल गया है डाटा, सबसे ज्यादा आपका विनिर्माण क्षेत्र में होगा मशीनरी, परिवहन व धातु निर्माण उद्योग, रसायन एवं संबंध उद्योग, जेम्स एंड ज्वेलरी आपका इतना है। फर्स्ट में आपका और विनिर्मित वस्तु आपकी अभी आपका वर्तमान में ज्यादा है। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं की श्रेणी में आपका सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जक मध्य है क्रमशः मशीनरी, पहला मशीनरी है, फिर परिवहन और धातु निर्माण। ये तीनों मिला करके आपका 54,54,000 10,000 5,54,474 करोड़ रुपया आता है। रसायन को दूसरा नंबर पर आपका रसायन और संबंध उत्पाद, तीसरा नंबर पर जेम्स एंड ज्वेलरी आपका तीसरा नंबर पर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? उस समय के आंकड़े अनुसार आपका कपड़ा ही सही होगा। अभी वर्तमान देखते हैं, भारत से निर्यात होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदों में से रहा है। वर्तमान हेतु उपयुक्त व्याख्या देखें। वर्तमान में आपका विनिर्माण क्षेत्र में आपका क्या है, तो निर्यात मद में विनिर्मित वस्तुएं ही रही है, विनिर्मित वस्तुएं ही है अभी आपका इंजीनियरिंग वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नंदीग्राम क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई है? तो आपका यहाँ टाटा समूह हो जाएगा राइट आंसर, सब नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में नीति के अंतर्गत सलीम समूह को विशेष रूप तौर से जनवरी के लिए अनुमति दी गई थी। सलीम समूह को अनुमति दी गई थी, टाटा समूह नहीं होगा। सिंगूर में आपका टाटा समूह है, नंदीग्राम में आपका सलीम समूह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 1972-73 और 1976-77। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो आपका 1972-73 और 1976-77 में। प्रश्नानुसार दिए गए वर्षों में 1972-73 में और वर्ष 1976-77 में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था। विकल्प में दिए गए अन्य वर्षों में व्यापार संतुलन प्रतिकूल था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा किया गया कुल निर्यात इतना करोड़ रुपए रहा है तथा कुल आयात 29 इतना करोड़ रुपए रहा है, जिससे कुल व्यापार घाटा आपका 75,000 7,56,914 करोड़ रुपए रहा है।
आपका नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से आरंभ की गई है? तो आपका 1999 से शुरू की गई है। यूरो नई मुद्रा जो यूरो है किस वर्ष शुरू की गई? तो 1999 से शुरू की गई है। सब प्रासंगिक नहीं है। एक जनवरी 1999 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई थी तथा 1 जनवरी 2002 से यह प्रस्ताव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा अपनाया गया। आपका आंसर है 1999। प्रचलन में आई थी 1999, लेकिन वास्तव में इसका प्रचलन हुआ था 2002 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, ये बताना है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है ए है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना। बी आपका रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना। सी आपका रुपए की मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को आपका डी है आपका मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा में और प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करने देने की अनुमति देना। आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। आपका रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो और अधिक से देखने के लिए। या अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उन्हें भी लाभ हो। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना। बी आपका रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना। सी आपका रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति देना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट है। हमारा राइट है तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर बता रहा है। सी इज राइट है। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य है रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता चालू खाते पर तथा पूंजी खाते पर रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता से विदेशी पूंजी के भारत में आने एवं बाहर से जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप भारत द्वारा रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाए जाने से विदेशी निवेशकों का
भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी प्रवाह के अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी। इसी कारण भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना भारत की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ध्यातव्य है कि अगस्त 1994 से खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता व्यापार खाता पर आंशिक रूप से यह मार्च 1992 से परिवर्तनीय हो गया है। चालू खाते पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है, मैंने चालू खाते पर आपका पूर्ण परिवर्तनीय है, लेकिन व्यापार खाते पर आपका आंशिक रूप से यह 1992 से परिवर्तनीय हो गया है। ठीक है, चालू खाते पर आपका पूर्ण परिवर्तनीय है और व्यापार खाते पर आंशिक रूप है, पूर्ण नहीं हुआ है। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के संबंध में एस तारापुर की अध्यक्षता में जून 1997 में एक समिति गठित की गई थी, जिसने कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति पर क्रमिक रूप से पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की संस्तुति की। पुनः मार्च 2006 में एस तारापुर की अध्यक्षता में ही पूंजी खाता पर परिवर्तनीयता का खाका तैयार करने के लिए समिति गठित की गई, जिसने मौजूदा पूंजीगत नियंत्रणों की समीक्षा के बाद 3 वर्ष चरणों में पूंजी परिवर्तनीयता हेतु एक व्यापक पंचवर्षीय समयबद्ध योजना तैयार की। उद्योग यद्यपि वर्तमान में पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता नहीं है, पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है, तथापि विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में रिजर्व बैंक अत्यंत उत्तरदायी नीति रहा है। आपका चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता है, लेकिन पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है, यह याद रखना है। केवल आपका चालू खाते पर क्या है, चालू खाते पर आपका 1994 से आपका पूर्ण परिवर्तनीयता है, पूर्ण रूप से कोई प्रतिबंध नहीं चालू खाते पर, लेकिन पूंजी खाते पर आपका आंशिक रूप से है। कुछ क्षेत्र में आपका प्रतिबंध लगाया गया है पूंजी खाते पर, जैसे एफडीआई होता है, किसी एफडीआई में आपका 100% का अनुमति है, तो किसी में आपका 52% की है, किसी में 80% की है, वही आपका पूंजी खाता होगी। पूंजी खाता में कितना है तो ये सरकार तय करती है, कौन क्षेत्र में कितना आपको परिवर्तनीयता रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। तो आपका 10%, बी ऑप्शन आपका 12%, सी है आपका 20%, आपका डी आपका 22%। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 12% है, 10%। पनबिजली का कुल विद्युत उत्पादन में आपका 10% का योगदान था प्रश्न के अनुसार, 6वीं हुआ था उसमें के अनुसार। तो अभी वर्तमान देखते हैं, प्रश्न 2017 में जल विद्युत उत्पादन में योगदान 10.6% था। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के 16 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में स्थापित विद्युत क्षमता आपका 3,99,497 मेगावाट थी। इसमें जल विद्युत का योगदान आपका 46,725 मेगावाट है, जो कि 17.7% है। वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का कितना प्रतिशत योगदान है। आपका 11.5% है वर्तमान में। ठीक है, 2023-24 के अनुसार आपका कितना है, तो 11.5% घट गया है। याद रखना, वर्तमान 2023-24 के अनुसार कितना है, 11.5% है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किसको जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन आपका कोट्टमपुरम को कोल्लम से, सदिया को धुबरी से, सी आपका हल्दिया को इलाहाबाद से, डी है आपका हल्दिया को कोलकाता से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भागीरथी हुगली गंगा नदी तंत्र के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग वन घोषित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई है। यह देश में लगभग सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। भारत में वर्तमान में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचलन में है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भागीरथी हुगली गंगा नदी तंत्र के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। भारत में वर्तमान में ठीक है, हम लोग इसमें इसमें और एक सुधार कर लेते हैं। जल विद्युत का योगदान आपका 11.5% है वर्तमान में, और इसका भाग बोले कितना प्रतिशत है न कि कितना प्रतिशत भाग आपका जल विद्युत से उत्पादन होता है, तो 22% भाग, और 65% आपका से होता है, तो आपका हो गया हाइड्रो थर्मल पावर से। और नवीकरणीय क्षेत्रों से आपका नवीकरणीय क्षेत्र अन्य से आपका 10%। पवन ऊर्जा अन्य हो गया जो उससे 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? ए ऑप्शन आपका निर्माण क्षेत्र, बी आपका ऊर्जा क्षेत्र, सी आपका ऑटोमोबाइल क्षेत्र, डी आपका सेवा क्षेत्र। तो यहाँ आपका हो जाएगा किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, तो आपका आंसर डी है, आपका सेवा क्षेत्र में। देखते हैं प्रश्न काल के समय में ऑप्शन डी सही था। वर्तमान दिसंबर 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 की अवधि में, अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021 की अवधि में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्र में, इसके बाद सेवा क्षेत्र में हुआ। तो 20-21 में आपका है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में। वर्तमान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई आता है भारत में? वर्तमान में अभी सेवा क्षेत्र ही है। ठीक है, फिर से सेवा क्षेत्र हो गया वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, आंसर देखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
दिल्ली और मुंबई, दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा आपका किसके साथ सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था। और नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? जाना है भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट वन देखेंगे, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे छोटी अर्थव्यवस्था है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए इसमें कुछ सुधार हुआ होगा। प्रश्नकाल में विश्व बैंक के तत्कालीन विकास प्रतिवेदन के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि वर्तमान में इस संदर्भ में यह तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में यह क्रय क्षमता के अनुसार आपका क्या है? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जुलाई 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत 6वें स्थान पर है। क्रय शक्ति के आधार पर भारत क्या तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और आपका जीडीपी के अनुसार पर 6ठे स्थान पर है। भारत से 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आपका चीन, तीसरा आपका जापान, चौथा आपका जर्मनी, पांचवा आपका यूनाइटेड किंगडम, छठा स्थान पर आपका भारत है। तो ना भारत है आपका जीडीपी के अनुसार पर, ठीक। और आपका क्रय शक्ति के आधार पर आपका भारत है तीसरा नंबर पर। और देखते हैं G15 है क्या है? G50 क्या है? तो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। G50 क्या है? तो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं, G15 विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ाने हेतु स्थापित एक औपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1989 में बेलग्रेड के 9वें निर्गित शिखर सम्मेलन के समय हुई थी। G15 का सचिवालय जेनेवा स्थित प्रौद्योगिक सेवा सुविधा में टेक्निकल सर्विसेज फैसिलिटी से संचालित है। तो निम्न में से आपको बताना है इन देशों में से कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? G8 समूह का सदस्य कौन सा देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन आपका G8 सदस्य का सदस्य नहीं है। G8 का सदस्य कौन नहीं है? तो स्पेन नहीं है। G8 का सदस्य कौन कौन है? फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। अभी G7 हो गया है। प्रारंभ में G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान शामिल थे। बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पश्चात रूस भी इस संगठन का वर्ष 1997 में सदस्य बन गया। अतः अब इसे G8 के नाम से जाने लगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रूस की सदस्यता निलंबित होने के कारण इसे पुनः G7 कहा जाने लगा, ठीक है। तो G7 में 7 देश ही शामिल है आपका, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और रूस आपका नहीं है। आसियान किसके लिए है? आसियान बताना है, आसियान का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन आपका एकेडमिक ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, पहला ऑप्शन है आपका एकेडमिक ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, बी आपका एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, सी आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आसियान आपका क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि आपका आसियान एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कुल 10 सदस्य हैं। ठीक, आपका साउथ ईस्ट के 10 सदस्य देश शामिल हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विकास फोरम आईडीएफ, इंडियन डेवलपमेंट फोरम, पहले जाना जाता था किस नाम से? भारतीय विकास फोरम पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन आपका भारत सहायता क्लब, बी आपका भारत सहायता बैंक, डी आपका विश्व बैंक, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर है भारतीय विकास फोरम आपको जाना जाता था भारत सहायता क्लब के रूप में। भारतीय विकास फोरम को पहले भारतीय सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ए ऑप्शन आपका उद्योग, बी आपका प्राकृतिक संसाधन, सी बी आपका कृषि, डी आपका खनिज संपदा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कृषि, जो कि वर्तमान में भी वही है। फसल काल तथा वर्तमान में विभाजित बिहार राज्य में आय का प्रमुख स्रोत आपका कृषि ही है। हटा दीजिए। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2024 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है और भारत का उसमें कौन सम्मिलित है? फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत का सबसे और विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो विश्व का तो ही एलन मस्क ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारत में अभी सबसे अमीर कौन है? तो मुकेश अंबानी है। ठीक है, 2024 के अनुसार आपका 2024 के अनुसार आपका विश्व का सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क हो गया, और भारत का हो गया आपका तो मुकेश अंबानी। लेकिन अभी वर्तमान में फोर्ब्स पत्रिका अनुसार आपका सम्मानी ही होगा, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो ये अभी आपका गौतम अडानी हो गया है प्रथम स्थान पर। ये घटते बढ़ते रहता है, कभी ये आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार आपका मुकेश अंबानी ही होगा राइट आंसर। ठीक है, धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हम लोग फिर आज के लिए इतना ही, लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना के लाएं।